हेलो।
Good morning, everyone. How are you? Okay. Okay. You can all chat on host now. आप सभी लोग होस्ट पर चैट कर सकते हैं. ओके. तो यार अब जो लोग कह रहे हैं कि ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उन सभी बच्चों को कहूंगा यार बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि द थिंग रिलेटेड टू टेक्निकल थिंग, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. आई कैन आई कैन फॉरवर्ड यू योर प्रॉब्लम टू द फर्दर टेक्निकल टीम. मैं आगे टेक्निकल टीम को बोल दूंगा आपकी बात, है ना. बट आई थिंक मैं पर्सनली उसको कैसे सॉल्व करूंगा बेटा. मेरा काम टीचिंग का है. और मैं हमेशा आपको बोलता रहा हूँ, आप लोगों को भी बात समझ में नहीं आती है कि इफ यू हैव एनी टेक्निकल प्रॉब्लम यू हैव टू कॉन्टैक्ट एलन हेल्पलाइन नंबर. वहीं से ही इश्यू रिजॉल्व हो सकता है, हमारे पार्ट से नहीं. हम आपकी बात प्रॉब्लम कर सकते हैं, है ना. तो ये है. मे बी देर इज सम अपडेट कमिंग अप. हो सकता है ऐप कुछ अपडेट ले रहा हो. तो आई थिंक कोई बात नहीं. सॉरी. एक्सक्यूज मी. तो बच्चों कल मैं आप लोगों को बता दूं कि कल के लेक्चर में मैं कोई होमवर्क नहीं डाल पाया, है ना. कल के लेक्चर में कोई होमवर्क मैंने दिया भी नहीं. ठीक है. कल मैंने होमवर्क नहीं दिया है. ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट इट. कल मैंने होमवर्क नहीं दिया. दो कारण थे. एक तो प्लस मेरी क्लासेस काफी ज्यादा थी. कल आपकी क्लासेस के बाद मैं लगातार क्लास ले रहा था टिल 7 PM. तो मेरे को कल टाइम मिला नहीं. साथ ही साथ मेरे को ये भी लग रहा था कि एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर आपको उसका होमवर्क दे दूंगा. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका हैंडआउट मैं आपको दूंगा उसी के अंदर मैं आपको होमवर्क पेश करके दे दूंगा. तो जो आप लोग कल से डिमांड कर रहे थे कि होमवर्क साथ में दे दिया करें, तो मैं अपने हैंडआउट के साथ ही मैं आपको होमवर्क पेश करके दे दूंगा. ठीक है ना. होमवर्क आपके साथ में मिल जाएगा. रेस भी आपको एक देनी है. रेस भी आपको साथ में हैंडआउट के साथ में ही मैं पेश करके दे दूंगा. ठीक है. ओके. अब बात ये है, पहले तो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. और पहले तो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं. हाँ. एक मैंने जाते जाते ये भी कहा था कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए. एक सरप्राइज है, एक खुशखबरी है. मैंने ये बोला था
तो वो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ, है ना। वो भी मैं बताऊंगा अभी, पहले अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंप्लीट कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आइए पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो बात है इस क्वेश्चन की। तो पहले तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, 3p1, 3p2, 3p3, 3p5। ठीक है। 3p1, 3p2, 3p3 और 3p5, है ना। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, बताइए क्या रहेगा। तो ऑब्वियस बात है, फॉस्फोरस यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो वो तो आएगा सबसे पीछे, है ना। फॉस्फोरस हाफ फील्ड है तो वो तो आएगा सबसे पीछे। और जैसा कि आप जानते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हुए जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों। ये क्वेश्चन कल ही दे चुका था मैं, आई होप सभी लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिया होगा इसको। बताइए इसका ऑर्डर क्या रहेगा। सबसे पीछे आएगा फॉस्फोरस, और क्लोरीन तो सबसे आगे आएगा, फिर आएगा आपका सिलिकॉन, और फिर आएगा एल्यूमिनियम। बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये आएगा फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, 10th क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। हाँ, पर एक लफड़ा है बच्चों, मैं आपको बता दूं। सही सिरत, यस यू आर राइट। बच्चों एक लफड़ा है, देखो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि फॉस्फोरस एल्यूमिनियम के बाद आएगा, इसमें अपन को कोई डाउट नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू डेटा, जो आपकी शीट में डेटा दिया हुआ है, अगर आप शीट के डेटा देखोगे ना, तो जो शीट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग फॉस्फोरस का जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। शीट में आपके जो डेटा दिया हुआ है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। तो डेटा रिमेंबर नहीं करना है। मैं सोच रहा हूं इस सवाल को कैंसिल कर देते हैं, लेट्स कैंसिल दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें घपला आ रहा है। ये बात मुझे कल भी रियलाइज हो गई थी, क्योंकि डेटा वाइज अपन इसको याद कर नहीं सकते, और वैसे लिखना गलत हो जाएगा। ये आपकी शीट है। हाँ ये देखो बच्चों, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर डेटा देखो, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है बच्चों, आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो ये लफड़ा है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अगर सोचो तो आप ये बोल सकते हो कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर कोई रीजन देना ही है तो ये रीजन दे सकते हो कि भैया फॉस्फोरस नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है ना। तो इसलिए नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। पर अगेन कोई लॉजिक नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं। यू कैन कैंसिल क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्योंकि डेटा वाइज डेटा कैलकुलेट नहीं करते हैं बेटा, संभव कैलकुलेट नहीं करते हैं डेटा। ठीक है, तो ये है। काफी लोग अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा उस बात में इंटरेस्टेड है
कि सर वो आप क्या गुड न्यूज देने वाले थे। तो बेटा मैं जो, इतनी कोई भारी भरकम बात नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कोई बात नहीं थी, और पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, अभी जब आप सुनोगे और मान लीजिए आपके लिए बात इतनी बड़ी नहीं निकली, तो आपका टॉपिक भी जाएगा और आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या बात हुई, है ना। तो बता रहा हूं, भी रुक जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ 9 क्वेश्चन को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों कैंसिल करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड का जादू उतना ज्यादा नहीं चल रहा। हाफ फील्ड के कारण फॉस्फोरस सबसे लास्ट में नहीं आ रहा है। तो हाफ फील्ड के कारण अगर फॉस्फोरस सबसे लास्ट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लफड़ा है। ठीक है, तो इसको समझिए। तो 9 क्वेश्चन अपन कैंसिल कर रहे हैं। ओके, 10th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। व्हाट वाज द 10th क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू, है ना। 10th क्वेश्चन क्या था? नियॉन, बेरिलियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। नियॉन में ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट में ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसी ऐसे ऑर्डर आपके टेस्ट में नहीं आएंगे। मैं जिस चीज को कैंसिल बता रहा हूं वो आपके टेस्ट में नहीं आएगा। इट विल नॉट कम इन द टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो डोंट वरी। डेटाबेस जहां पे ऑर्डर क्रिएट होता है ना, जहां पे डेटाबेस के हिसाब से ऑर्डर चेंज होता है, वो वाले सवाल आपके टेस्ट में नहीं पूछे जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। और टेस्ट में कैसे सवाल आते हैं या आईआईटी में कैसे सवाल आते हैं, उसके बारे में आपको तब पता चल जाएगा जब आप शीट और रेस के सवाल सॉल्व करने लगोगे। आप शीट और रेस के सवाल सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सवाल कैसे आते हैं। सभी लोग समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10th क्वेश्चन सही है, 10th क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखो क्या दे रखा है आपको। पहली बात तो नियॉन दे रखा है, बहुत ही रैंडम, यहाँ पे थोड़े से रैंडम कोई वो दे रखे हैं एलिमेंट्स। नियॉन दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है, और आर्सेनिक और एंटीमनी दे रखा है। आर्सेनिक और एंटीमनी दे रखा है, और आर्सेनिक एंटीमनी तो और नीचे है। तो अगर मैं सही हूं तो बेरिलियम और नियॉन में के पीरियड में नाइट्रोजन आता है और फॉस्फोरस भी आता है। ठीक है, तो ये है। ओके, तो अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दे तो नहीं रखे हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दे तो नहीं रखे हैं, बट अपन यहाँ पे इन एलिमेंट्स को इमेजिन कर रहे हैं ताकि आप आर्सेनिक और एंटीमनी को रिलेट कर सको। ठीक है, अब सुनिए। नियॉन, बेरिलियम, आप जानते हो नियॉन सबसे लास्ट में आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर आप जानते हो नाइट्रोजन आता है, और फिर नाइट्रोजन के पूरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती ही जाती है। फिर नाइट्रोजन के पूरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे बढ़ती ही जाती है। ये बात आपको पता है। बस अब इसमें इमेजिनरी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन इमेजिनरी और फॉस्फोरस इमेजिनरी है। तो आप चाहो तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, और इन दोनों को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो जो आपको सिर्फ क्वेश्चन में एलिमेंट्स दे रखे हैं वो आपके हो जाएंगे नियॉन, बेरिलियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाता है नियॉन, बेरिलियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। एज सिंपल एज दैट। तो कई बार आपको रिलेट करने के लिए इमेजिनरी एलिमेंट सोचने पड़ते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि किस तरह से आंसर आएगा, है ना। क्या ये 10th क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? इसमें कोई भी घपला नहीं है, इसमें सब कुछ सही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। आइए इसकी बात करें। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। नाइट्रोजन
ओके, अब सुनिए, नाइट्रोजन है 2p3, ऑक्सीजन है 2p4, फॉस्फोरस है 3p3 और सल्फर है 3p4। ठीक है, तो अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ऑक्सीजन और सल्फर है ना, बिकॉज ऑब्वियस बात है दोनों हाफ फील्ड है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। यस, अच्छा, सेकंड से थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, आपको पता ही। तो बहुत सिंपली आपका ऑर्डर आ गया, तो सबसे आगे आएगा सल्फर। फिर याद करिए मैंने आपको क्या बात बोली थी कि जो राइट हैंड साइड होंगे, जो राइट हैंड साइड होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा। उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा। सभी लोगों को याद है बात, ठीक है। सभी लोग होस्ट पे ही चैट करेंगे, बात याद रखें। अभी अभी मेरा दूसरा नंबर, दूसरा अकाउंट को होस्ट बना है, पर आपको होस्ट पे ही चैट करना है। एवरीबडी हैज टू चैट ऑन होस्ट। ओके, हाँ जी। तो सल्फर और फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फॉस्फोरस और फिर आएगा नाइट्रोजन। ये आएगा इसका आंसर, SOPN, सल्फर ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन, ये इसका आंसर आएगा। सारे लॉजिक आपको इसके मैंने बताया। तो क्या सारे सवाल क्लियर है क्या? क्या सारे सवाल क्लियर है क्या? यश बेटा कभी भी आपसे इजी का ऑर्डर नहीं मांगेंगे, हमेशा ईए का ही ऑर्डर मांगे। डोंट वरी, ईए का ही आपसे ऑर्डर मांगा जाए, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन कैंसिल हो गया तो टोटल आपके पास थे 11, ये 10 क्वेश्चन, है ना। 10 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो नाइन्थ क्वेश्चन कैंसिल हो गया तो आपके पास 10 क्वेश्चन थे। बताइए क्या सीन है ना। अभी 12 और 13 मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये है, ओके। आइए सवाल शुरू करते हैं। अब मैं आपको ट्वेल्थ के लिए बताने वाला हूँ। ट्वेल्थ में आपसे बच्चों जो पूछा गया था, सभी लोगों का फोकस अब बहुत ध्यान से यहाँ पे होना चाहिए। प्लीज एवरीबॉडी फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्यों आपको सॉल्व नहीं करवा रहा था, क्योंकि एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको बोलता, सब लोगों का फोकस अब यहाँ पे होना चाहिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलता कि O+ और S+ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर, तो हो सकता है आप में से कई लोग कहते कि सर सिंपल ही तो है, आपने बोला कि थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती है, आप ही ने कहा। तो सीधी सी बात है, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर अभी न्यूट्रल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी तो दोनों के कैटायन में भी सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ऐसा आप में से कई लोग कह सकते थे कि भाई अगर न्यूट्रल सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो कैटायन सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैटायन ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, जो कि लॉजिक वाइज बिल्कुल सही है। अरे दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो प्रॉपर्टीज में चेंज क्यों आएगा, प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। पर बच्चों अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे गलती आप कर देते हो। मैंने आपको जितने भी ये जनरल रूल्स लिखवाए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने जितने भी आपको ये जनरल रूल्स लिखवाए, जो भी एक्सेप्शंस बताए, जो भी अभी तक मैंने आपको एक्सेप्शंस बता रखे हैं बच्चों, जितने भी आपको ये वाले एक्सेप्शन मैंने बताए, ये वाला या ये वाले एक्सेप्शन मैंने आपको जो बताए, ये सारे एक्सेप्शन तब वैलिड हैं जब आपके सामने न्यूट्रल एटम है। ये याद रखना, ये जितने भी एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए, ऑल दीज एक्सेप्शंस वर वैलिड फॉर न्यूट्रल एटम। जब आपके सामने न्यूट्रल एटम्स आते हैं तब आप ये लॉजिक्स लगा सकते हैं। ये जो सारे सवाल आपने सॉल्व करिए, पूरे 10 से 11 सवाल आपने जो सॉल्व करे, ध्यान से देखिए, ये पूरे 11 सवाल न्यूट्रल एटम पे थे, यानी ये सारे लॉजिक न्यूट्रल एटम पे ही लगते हैं। पर अगर आपके सामने सवाल केटायन या एनायन का आता है, और मोस्टली आपके सामने सवाल केटायन का ही आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, तो आपके सामने सवाल केटायन का ही आएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो आपके सामने सवाल केटायन का आएगा। जब जब आपके सामने सवाल केटायन का आएगा, आप इनमें से कोई सा भी लॉजिक नहीं लगाएंगे, आप इनमें से कोई सा भी लॉजिक नहीं लगाओगे, ना तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लगाओगे ना कुछ और लगाओगे। यू विल नॉट यूज एनी ऑफ दीज लॉजिक। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे अब मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो मैंने सारी बात एस्टेब्लिश कर दी कि जो भी अभी तक अपन जैसे भी सवाल कर रहे थे, दोज वर लॉजिक्स रिलेटेड टू न्यूट्रल एटम। अभी तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो भी मैंने बताया वो सब न्यूट्रल एटम पे ही लगाना है। अगर आपके सामने केटायन आएगा, आप वहां पर पुराने लॉजिक नहीं लगाओगे, ठीक है। तो क्या लगाओगे? इनफैक्ट इसके अंदर तो बहुत आसान हो जाता है। अगर केटायन आया तो बहुत आसान हो जाता है, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करना है। आपको क्या करना है, आपको ये बात समझनी है कि बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of any cation is actually equal to ionization energy of its neutral atom। ये एक फैक्ट है। क्या बोला मैंने अभी अभी? सभी लोगों ने सुना कि केटायन, किसी भी केटायन की बात कर रहा हूं। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसका आप केटायन बना लीजिए, उसके केटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है। सभी लोगों को दिख गया क्या कि केटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके न्यूट्रल आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ओके। तो आपको अब क्या करना है, जब आपको 12th क्वेश्चन सॉल्व करना था, आपको इस क्वेश्चन को डिकोड करना है। डिकोड मतलब आपको इस क्वेश्चन को बदलना है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर, न्यूट्रल ऑक्सीजन, न्यूट्रल सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी में आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब आप पहुंच गए पुराने टॉपिक पे। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर ये बताइए, न्यूट्रल ऑक्सीजन और न्यूट्रल सल्फर में किसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? फटाफट सभी लोग बताइए। इन द लास्ट टॉपिक, इन द लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल ऑक्सीजन और न्यूट्रल सल्फर में किसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। उसमें कोई सेकंड या थर्ड पीरियड का लफड़ा थोड़ी था, उसमें कोई सेकंड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन थोड़ी था। उसमें डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती थी, उसमें ग्रुप वाइज कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती थी। तो यहां पर आप ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बताओगे एज कंपेयर टू सल्फर, एंड सिमिलर विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसी को देखते हुए यहां पर आपका ये आंसर तय हो जाता है। उसी को देखते हुए आपका आंसर क्या हो जाता है? तय हो जाता है कि नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O प्लस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ S प्लस। कोई पुराना लॉजिक आप यूज नहीं करोगे। सभी लोग समझ गए क्या? आप पुराना कोई और लॉजिक यूज नहीं करोगे। जो मैंने पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको बताया या जो मैंने पहले एक्सेप्शंस बताए, वो कुछ भी यहां पर काम नहीं आएंगे। ठीक है, पहली बात यहां तक समझ में आ गई। एक चीज और, आपसे हमेशा सवाल मोनोवैलेंट केटायन का ही पूछा जाएगा। मोनोवैलेंट केटायन ही आपसे पूछा जाएगा, यानी आपसे हमेशा +1 का ही पूछा जाएगा। कभी भी आपसे +2 के लिए नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज इट विल बी अगेन डेटाबेस। सवाल आपसे कभी भी +2 चार्ज के लिए नहीं पूछेगा, हमेशा +1 चार्ज के लिए ही पूछेगा, क्योंकि +2 चार्ज के लिए पूछना यानी इट विल बी डेटाबेस क्वेश्चन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप दिमाग में मत ये सोचो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब जब अपन पढ़ रहे हैं, डोंट थिंक कि सर ये पूछ लिया तो ये पूछ लिया तो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बहुत लिमिटेड सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बहुत लिमिटेड केस आपसे पूछे जाएंगे। तो जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करो। सर ये आ गया तो वो आ गया तो, ये आप सोचो ही मत। यू डोंट हैव टू थिंक कि सर ये दे दिया तो वो दे दिया तो क्या हो जाएगा, सोचो ही मत। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो ही पूछा जाएगा।
और आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा जब आप सवाल करने लगोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। और जिन लोगों को उलझना है, जिन लोगों को और सोचना है, वो सोचते रहो। देन यू हैव टू सर्च फॉर डेटा। फिर आप लोग डेटा सर्च कर लेना खुद ब खुद, जिनको मेरी बात नहीं माननी है। और जो लोग मेरी बात मानेंगे वो आराम से शीट और रेस के सवाल करके सुखी रहोगे और मस्त रहोगे। और जिन लोगों को इधर उधर सोचना है वो सोचते रहो। ठीक है, प्रकाश कुमार, आप जो पूछ रहे हो बेटा, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपको +2 के लिए नहीं सोचना है। प्रकाश कुमार, आई थिंक आपको हिंदी या इंग्लिश समझ में नहीं आती। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आप जो मुझसे चैट में डाउट पूछ रहे हो उसका सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब ऐसी इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग एक मेरे को सवाल सॉल्व करके दिखाइए। इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाइए। मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, व्हाट विल बी द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F+ एंड Cl-। प्रॉपर जो मैंने आपको भी पीछे लॉजिक समझाया उसी लॉजिक से सवाल करना है। बताइए बच्चों, आप लोग सॉल्व करके बताइए। बताइए क्या होगा। तो फिर से आपको इसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिकोड मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले तो क्या लिखोगे, यू विल राइट इट एज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। पहले तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया कन्वर्ट। अब आप ही बताइए, न्यूट्रल का तो आप कंपैरिजन जानते हो, न्यूट्रल के ऊपर तो सारे रूल्स लगते हैं, न्यूट्रल पे हमेशा सारे रूल्स लगते हैं। तो बताइए इसका ये आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो फिर डायरेक्ट आपको यहां से आंसर मिल गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F+ विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl+। बस दैट्स इट। ना इससे ज्यादा सोचना है ना कम सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। इनफैक्ट आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिख रहा हूं। मैं आपसे कहूंगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मत लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये वाले सवाल हो जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखना। अभी तक तो शुरुआत के जो 10 सवाल अपन ने करे उसमें तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते थे, पर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना है। ओके, अब मेरे हिसाब से इसकी तो प्रैक्टिस आपकी हो गई। अब सुनिएगा, एक और सवाल आपका आता है, इसमें एक और सवाल फॉर्म होता है। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सवाल नहीं है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल है। तो कायदे से ये सवाल मुझे लास्ट टॉपिक में पूछना चाहिए था, है ना। ये सवाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी का है। देखिएगा मैं क्या सवाल दे रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F+ एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl-। ये आपसे सवाल पूछा गया है, F- के आयनाइजेशन एनर्जी और Cl- के आयनाइजेशन एनर्जी में किसकी ज्यादा होगी। अब ये, क्योंकि फिर से वही वाली बात, मैंने आपको जो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया, मैंने जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया, ये देखिए, मैंने जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाए, ये देखिए, ये बच्चों मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाए, ये देखिए आप। तो ये जितने भी आयोनाइजेशन एनर्जी के, अगेन मैं यही बात आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कहूंगा कि जितने भी मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको पढ़ाए थे, जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाए थे, देवर ऑल वैलिड फॉर न्यूट्रल। वो किसके लिए वैलिड थे, फॉर न्यूट्रल। देवर वैलिड फॉर न्यूट्रल, देवर नॉट वैलिड फॉर एनायन। मेरी बात सभी लोग बहुत ध्यान से सुन लें, देवर नॉट वैलिड फॉर
एनायन, दे वर वैलिड फॉर न्यूट्रल। ठीक है, अब आज जो मैंने आपको सवाल पूछा है वो एनायन का पूछा है, तो क्या आप न्यूट्रल के कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लगा दोगे? क्या क्या आप न्यूट्रल के कॉन्सेप्ट इस पे लगा दोगे? क्या नहीं? नहीं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, देयर इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर दिस। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर x माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x। बच्चों ये बात याद रखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x। अगर कभी कोई आपसे किसी एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करवाए, अगर कोई आपसे किसी एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करवाए, तो आप उसके न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर कर दीजिए, आप उसके न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर कर दीजिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस यहां पे मैंने आपको बताए हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? तो बताइए, अब इसको डिकोड करिए, बताइए क्या रहेगा? बताइए इसको डिकोड करिए, क्या रहेगा? डिकोड करोगे तो आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये सवाल आयनाइजेशन एनर्जी का था तो मैंने लास्ट सेक्शन में क्यों नहीं करवाया? अगर ये सवाल आयनाइजेशन एनर्जी का था तो मैंने लास्ट जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया था क्यों नहीं बताया था? अरे क्योंकि इसका आंसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आता है, और मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी आपको पढ़ाया है। सभी लोग समझ रहे हो ना? क्योंकि इस सवाल का आंसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, तो इसलिए मैंने आपको ये सवाल आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं करवाया। ठीक है, तो बताइए अब क्या रहेगा? तो आप ही बताइए न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का तो आप जानते हो, अब न्यूट्रल का ऑर्डर तो आप जानते हो, न्यूट्रल पे सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। न्यूट्रल किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। तो अगर क्लोरीन की ज्यादा होती है तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस विल बी लेस देन, विल बी लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। बिल्कुल, ये इसका आंसर आएगा। और अगेन, इसमें ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ना कुछ और सी चीज सोचनी है, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं सोचना है, डायरेक्ट आपका इसी तरह से आंसर आएगा। ठीक है, अब एक सवाल आप लोग करके बताइए, एक सवाल आप लोग करके बताइए। अच्छा, एक चीज और, अगेन वही सारी बातें, इसमें कभी भी आपसे टू माइनस का ऑर्डर नहीं पूछेंगे कि सर अभी तो यहाँ पे -1 का ऑर्डर पूछा, सर टू माइनस का ऑर्डर क्या होगा? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। सभी लोग समझ गए क्या? जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप लोग एक सवाल सॉल्व करके बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O माइनस एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ S माइनस, बताइए किसकी ज्यादा रहेगी? बताइए किसकी ज्यादा रहेगी, है ना? तो अगेन आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस सवाल को। पहले तो कन्वर्ट दिस क्वेश्चन, यू विल कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर। ठीक है, ओके। अब आप ही बताइए क्या रहेगा? ऑब्वियस बात है, थर्ड पीरियड वालों की, न्यूट्रल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूट्रल सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है। तो बस ये हो गया, तो फिर यहीं से आपको आंसर मिल गया कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O माइनस विल बी लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ S माइनस। बस खत्म हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे खत्म। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका यहीं पे खत्म होता है। अब सुनिए मेरी बात, सारे बच्चे जो जो पूछ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के डाउट्स पढ़ रहा हूँ। आप जो जो लिख रहे हो, सर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, बेटा नहीं होगा, नहीं पूछा जाएगा। जो जो आप लोग लिख रहे हो, है ना? आयुष कुमार आप जो लिख रहे हो कभी नहीं पूछा जाएगा। आदित्य गौतम आप जो लिख रहे हो कभी पूछा नहीं जाएगा। पार्थ मिश्रा आप जो लिख रहे हो वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, आप जो बोल रहे हो वैसे कंपेयर नहीं कर सकते।
ठीक है। अमन बेटा जो आप पूछ रहे हो वो नहीं पूछा जाएगा। अनुज्ञा सक्सेना आप जो बोल रहे हो वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। यश मोहितकर आपने जो बोला नहीं पूछा जाएगा। दीपक गुप्ता आप गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। दीपक गुप्ता यू आर यूजिंग द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है। आदित्य कुमार नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है। ओके, अब सुनिए, मैं एक कोशिश आप लोगों के लिए कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको ये चीज, अब देखो मैं अब जो बात करने जा रहा हूं, है ना, मैं जो बात अब करने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रेस और शीट के सवाल करने हैं, अभी तक जितना मैंने यहां तक बोल दिया है, आपको पढ़ा दिया है, उससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। पर अगर किसी को समझने की इच्छा है, सवालों के परे, क्वेश्चंस के बियॉन्ड, अगर किसी को समझने की इच्छा है कि नहीं सर मुझे समझना है, तो मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं। मैंने आपको ये जो दो रिलेशंस दिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये जो दो रिलेशंस दिए हैं, ये रिलेशंस कैसे आए मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, जिसको समझ में ना आए उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके सवाल तब भी हो जाएंगे। मेरी बात सभी लोग सुन रहे हो क्या? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनेशन एनर्जी न्यूट्रल की आयनेशन एनर्जी के बराबर है, और कैसे एनायन की आयनेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर है। ये कैसे है, हाउ इज दिस रिलेशन पॉसिबल, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, जिसको समझ में ना आए उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उससे सवाल तब भी बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा। मैं कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं ले रहा हूं, आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने लिखा कि किसी भी कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी आयनेशन एनर्जी के बराबर है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो समझिएगा बच्चों, हाउ डिड आई राइट दिस इक्वेशन, मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी। तो वैसे तो समझने वाले तब भी समझ सकते हैं, व्हाट इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ये समझिए। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन्स, अरे आप x प्लस को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू कैटायन। ठीक है, आप कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेल्टा एच बच्चों हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या सीन है, आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, कैटायन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाना, इट इज लाइक भूखे को खाना खिलाना। कैटायन मतलब भूखा, भूखा मतलब उसकी प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है। कोई कैटायन कब बनता है, जब उसके प्रोटॉन ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो, तब वो कैटायन बनता है। अब आप सोचिए, आप किसी भी भूखे को खाना खिलाओगे इस दुनिया में, चाहे वो एलिमेंट कोई सा भी हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, अगर किसी भूखे को खाना खिलाओगे, मैं यहां तक कह रहा हूं, आपने Na+ को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया, Na+ भी भूखा है। अरे कॉन्फ़िगरेशन गया तेल लेने, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट, इससे कॉन्फ़िगरेशन का कोई लेना देना नहीं है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 2p6 है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 2p6 है, उसके बावजूद, उसके बावजूद अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव ही होगा, इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब ये कैसे सर पॉसिबल है, तो इसका राज छुपा है कि आप इसी रिएक्शन को पलट के देखिए, रिवर्स दिस रिएक्शन, रिवर्स दिस रिएक्शन, रिवर्स करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपने सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीना था। रिवर्स करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपने सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीना था। तो मान लीजिए अपन एक काम करते हैं,
कोई वैल्यू मान लेते हैं कि यहां पर इसकी वैल्यू -100 थी। मैं अपने मन से मान रहा हूं बच्चों, मैं अपने मन से ये वैल्यू मान रहा हूं। आई डोंट नो दी एक्चुअल डेटा। मैं अपने मन से -50 किलो जूल पर मोल मान रहा हूं सपोज, है ना। तो बच्चों जब आप इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हो, एक काम करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट पेज में लेके जाते हैं। हाँ सुनो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए, चलो यूं सुनो, इसको यूं समझो कि आप तो इस वाले रिएक्शन पे फोकस करिए। आप बच्चों इस वाले रिएक्शन पे फोकस करें, सभी लोग इस रिएक्शन पे फोकस करें, ठीक है। सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन छीना, फोकस ऑन दिस रिएक्शन, फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट दिस ऑल थिंग, इन सभी बातों को आप भूल जाइए, आप तो इस पे फोकस करें, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सोडियम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला बच्चों, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बताइए ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सभी लोग मुझे बताइए, ये एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगी। माना कि भले ही इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s1, माना कि इसका इलेक्ट्रॉन 3s1 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इनर्ट गैस हो जाएगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो ये आपसे एनर्जी लेगा, इट विल एक्वायर एनर्जी फ्रॉम यू। तो मान लीजिए इसकी एनर्जी मान लेता हूं 50 किलो जूल पर मोल, इसने मुझसे एनर्जी ली, कम ली है, इसने कम एनर्जी ली है, पर ली तो जरूर है, पर ली तो जरूर है, ठीक है। तो बच्चों कुदरत का नियम है कि कोई रिएक्शन अगर सीधी हुई, सभी लोग याद रखिएगा, कुदरत का नियम है कि जो रिएक्शन सीधी हुई थी उसी रिएक्शन को अगर आप पलट देते हो, इफ यू रिवर्स दिस रिएक्शन, एनर्जी, वही एनर्जी अब आपको मिल जाती है, वही एनर्जी आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। जितनी एनर्जी सीधी रिएक्शन में आपकी लगी थी, जितनी एनर्जी सीधी रिएक्शन में आपकी लगी थी, उल्टी रिएक्शन में आपको उतनी ही एनर्जी मिल जाती है। सीधी रिएक्शन में जितनी एनर्जी आपकी लगी थी, उल्टी रिएक्शन में उतनी ही एनर्जी आपको मिल जाती है। इट इज सेम एज, बॉटल का ढक्कन जितनी तेज बंद करोगे, खोलने में उतनी ही ताकत लगती है, यस और नो। बॉटल का ढक्कन, बॉटल का ढक्कन कोई जितनी तेज बंद करता है, खोलने में उतनी ही ताकत लगती है। अरे यस और नो। तो ये वही वाला, ये वही फंडा है, नेचर का वही लॉ है। जो रिएक्शन फॉरवर्ड में जितना एंडोथर्मिक, रिवर्स में उतना एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप बोलोगे डेल्टा एच ई जी, इसको आप क्या बोलोगे, डेल्टा एच ई जी। पर बच्चों ध्यान से समझिएगा, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, दोनों में फर्क है। ये डेल्टा एच ई जी एक्स एन ए प्लस का है, ये समझिए आप, ये डेल्टा एच ई जी, ये डेल्टा एच ई जी एन ए प्लस का है, और वो आयनेशन एनर्जी एन ए की है। अरे रिएक्टेंट वाइज, रिएक्टेंट देखिए दोनों का, दोनों का रिएक्टेंट सेम नहीं है, रिएक्टेंट सभी लोग समझ गए ना, ये रिएक्टेंट ऊपर डेल्टा एच ई जी एन ए प्लस का है, नीचे आयनेशन एनर्जी एन ए की है, ठीक है। तो अब सुनिएगा मेरी बात, आलोक कुमार एकदम गलत कॉन्सेप्ट बेटा, आप समझ ही नहीं सकते, आलोक कुमार एकदम गलत कॉन्सेप्ट, प्रॉपर गलत कॉन्सेप्ट। और अभी मैं जब सिंगल इलेक्ट्रॉन समझा रहा हूं, आप 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, वेरी गुड, आपको ये टॉपिक कभी समझ में नहीं आ सकता आलोक कुमार, यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वेरी गुड, कीप इट अप, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि अपन ने एक चीज और सुनी थी, डेल्टा जी जी ऑफ एन ए प्लस
अगर -50 किलो जूल पर मोल है, तो क्या यही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है Na+ की? तो ये बताइए Na+ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? +50। अरे वाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा Hg, हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ डेल्टा Hg। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई। अरे यस और नो? ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। तो बच्चों ये लो, बोलो ये बात प्रूव हो गई या नहीं हो गई? आपके सामने अब ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, यही तो लिखा है ऊपर मैंने। अरे ऊपर यही तो लिखा है मैंने मेरे भाई, ये देखो, ये देखो, और ये दोनों वैल्यूज देखो, यही तो लिखा है। हेंस प्रूफ। बोलो आया? अरे आया? तो सीधी सी बात है, ये तो मैंने प्रूफ करा है। आई वॉन्टेड टू प्रूव दिस थिंग, और ये मैंने प्रूफ करा है। सभी लोग समझ गए क्या? सीधी सी बात है। देखो ये तो सारा न्यूमेरिकल डेरिवेशन, दिस इज न्यूमेरिकल डेरिवेशन, है ना? मैं खुद लिख कर दे रहा हूं, नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आपको सिर्फ इतना समझना है, इसको आप कैसे बोलोगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसको ऐसे लिख दीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from neutral atom is same as the amount of energy released during providing the same electron to that cation। एक बार इस लाइन को पढ़िए, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ये न्यूट्रल एटम है और ये केटायन है, टू दैट केटायन, या दैट की जगह इट्स आना चाहिए, टू इट्स केटायन। एक बार सभी लोग इस लाइन को पढ़िए। जितनी एनर्जी लगती है, ऊपर से देखिएगा आप, जितनी जितनी एनर्जी लगती है किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में, उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है उसके केटायन को इलेक्ट्रॉन देने में। सभी लोग समझ गए क्या? किसी न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, उसके केटायन को वही इलेक्ट्रॉन वापस लौटाने से उतनी एनर्जी मिलती है। एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं। किसी बच्चे से आप उसका खिलौना छीनोगे, किसी बच्चे से आप उसका खिलौना छीनोगे, तो जितनी ताकत आपकी लगेगी, यानी जितना बच्चा रोएगा। एक मिनट, कुछ इश्यू आया है नेट का। नेट का कुछ इश्यू आया क्या बच्चों? ओके, नहीं ठीक है, अभी ठीक है। नेट का नहीं, आई थिंक कुछ Ln+ का प्रॉब्लम है। आज आई थिंक Ln+ सही में अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना?
हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा हूं, सभी लोग होस्ट पे चैट करो बच्चों, एवरीवन हैज टू चैट ऑन होस्ट। ज्ञान प्रिया, यश मोहितकर आप को होस्ट पे चैट कर रहे हैं, वैभव पाटीदार आप को होस्ट पे चैट कर रहे हैं, यश मोहितकर यू आर चैटिंग ऑन होस्ट, चैट ऑन होस्ट। ओके, आविर्भाव दुबे आप को होस्ट पे चैट कर रहे हो बेटा, चैट ऑन होस्ट। अब सुनो, मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि किसी बच्चे से खिलौना छीनोगे, किसी बच्चे से खिलौना छीनोगे तो जितनी दुख उसको होगा, जितना दुख उसको होगा, यानी जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, जब आप वही खिलौना उस बच्चे को वापस से दोगे, वो उतना ही खुश होगा, वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, वो उतनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जितना दुख उसके खिलौने को छीनने में आपको लगेगा, उतनी ही खुशी वो ही खिलौना उसको वापस से देने में आपको मिलेगी। बोलो समझे क्या इस बात को? तो सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन छिन रहा था तो जितनी एनर्जी लगी, सोडियम से जब वो इलेक्ट्रॉन छिन रहा था तो जितनी एनर्जी आपकी लगी, वही कैटायन को जब आप वही इलेक्ट्रॉन वापस से दोगे तो वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। नहीं, आई थिंक एवरीवन एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, आई थिंक नेट वाइज कोई इशू नहीं, राइट? ओके, तो ये है। अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, आई थिंक अब आपको ये दूसरा जो रिलेशन है, तो बस इसको इतना ही समझाना, इसको मुझे इतना ही समझाना था। जो लोग समझ गए, मैं फिर से कहूंगा, इसकी लेकर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, इसको लेकर मैं फुल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। जो लोग समझ गए अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ में अगर नहीं आया, जैसा कि मैंने कहा, कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। एक और चीज, इसको लेकर भी अब आप लोग समझ जाओगे, मेरे हिसाब से ये भी अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको प्रूव करूं, तो आई थिंक अब आप समझ जाओगे कि पहली बात तो इसको आप समझिए, व्हाट डज आयनेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस मीन्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स माइनस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, जो आपको ब्रैकेट में दिया जा रहा है ना बच्चों, उस पर वो प्रोसेस अप्लाई होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो ब्रैकेट में आपको दिया जा रहा है उस पर वो प्रोसेस अप्लाई होता है। तो जैसे वहां पे लिखा हुआ है एक्स माइनस के आयनेशन एनर्जी, मतलब एक्स माइनस से इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। और उसी तरह से एक्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी एक्स को इलेक्ट्रॉन खिलाया जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट बताइए इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? इसका एक्सप्रेशन आएगा एक्स को इलेक्ट्रॉन खिलाया जा रहा है ना, ठीक है। अब इसका मैं कोई एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खिलाया जा रहा है, Cl माइनस बन रहा है, तो इसका डेल्टा एच मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, माइनस डेल्टा एच Eg ऑफ Cl आ रहा है -300 किलो जूल पर मोल, है ना, ये आ रहा है, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो फिर अगर मैं Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, आप ही लोग बताइए आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस क्या होगी, +300। तो सेम रिएक्शन जब पलटता है, सेम रिएक्शन जब पलटती है, तो मैंने आपसे क्या कहा, सेम रिएक्शन पलटोगे तो जो एक्सो था वो एंडो हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। सेम रिएक्शन कभी पलटेगी तो मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाएगी? प्लस 300 किलो जूल पर मोल। तो यही ऊपर लिखा है, यही तो ऊपर लिखा है, ध्यान से देखिए। ये हो गया और ये हो गया, और इन दोनों की वैल्यूज देख लीजिए। देखिए, बोलो समझे? यही तो ऊपर लिखा है। फिर से हो गया हेंस प्रूफ। अरे बोलो, आया? वही तो बात है। ठीक है। बोलो, आया समझ में? अगेन दिस इज द न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन। ये फिर से न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है, नॉट इंपॉर्टेंट। इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, है ना? इसका भी मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required released during addition of electron in neutral atom is same as the amount of energy required to remove the electron, the same electron from its anion। इसको अब आप यूं समझिए, इसको अब आप यूं समझिए कि किसी बच्चे को आपने खिलौना दिया, वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो क्लोरीन एक बच्चा है, इसका एग्जांपल समझिएगा। क्लोरीन एक बच्चा है, आपने उसको खिलौना दिया, बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब आप वही खिलौना उसी खुश बच्चे से छीनोगे तो आपको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी उसको छीनने में? क्लोरीन एक बच्चा है, आपने उसको खिलौना दिया, वो बहुत खुश हुआ और Cl माइनस बन गया, वो Cl माइनस बन गया। ठीक है। अब आप उसी खुश बच्चे से वही इलेक्ट्रॉन छीनोगे, बताइए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? जितनी खुशी उसको हुई थी, आपको उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी। मान लीजिए ज्यादा खुश नहीं हुआ था, आपने उसको खिलौना दिया, इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ था, और यूं कहने लगा मेरे को ये खिलौना चाहिए नहीं था, मेरे को ये खिलौना चाहिए नहीं था, तो आप वही खिलौना उससे वापस लेने लगोगे, क्या वो नहीं देगा? क्या दे देगा? कहेगा ले जाओ, मेरे को तो वैसे भी नहीं चाहिए। यस और नो? ले जाओ, मेरे लिए कोई और लाओ। पर आपने उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट खिलौना आपने उसको दे दिया, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट खिलौना आपने उसको दे दिया, उसने रख लिया और बहुत खुश हुआ। अब आप वही खिलौना उससे वापस छीनने गए। आप एक बुजदिल आदमी हो और आप वही खिलौना उससे छीनने गए हो, क्या वो चुपचाप देगा? क्या नहीं, बहुत मुश्किल से देगा, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अरे यस और नो? तो इसको आप ऐसे समझ सकते है ना? तो जितनी खुशी उसको हुई थी, जितनी एनर्जी उसने रिलीज करी थी, उतनी ताकत आपकी लगेगी। ठीक है। तो ये था। अब बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर तरह से होता है खत्म। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हर तरीके से हर सवाल आप कर सकते हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मैं सरप्राइज की बात कह रहा था, वो सरप्राइज ये है बच्चों, सरप्राइज ये है, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी इस टॉपिक, इस चैप्टर में गुड न्यूज जो थी, गुड न्यूज जो था, सरप्राइज जो था, अब मैं आपको बता रहा हूं। अभी इस टॉपिक में अभी इस चैप्टर में 3 टॉपिक और है, 3 से 4 मेजर टॉपिक और है। अभी तक आपने इस चैप्टर में खूब सारे एक्सेप्शन देखे हैं, बहुत सारे स्पेशल केस देखे हैं, पर अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, अब इस चैप्टर में आगे 3 से 4 टॉपिक में एक भी एक्सेप्शन नहीं है।
आपको एक भी चीज एक्सेप्शनल नहीं मिलेगी, हर चीज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिलेगा और डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट एक परफेक्ट ऑर्डर मिलेगा। कहीं पे भी आगे पीछे ऊपर नीचे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट या तो ऊपर से नीचे चीज घटेगी या बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट चीज घटेगी या बढ़ेगी। एक भी एक्सेप्शन अभी से लेकर चैप्टर के एंड तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये था इसके अंदर सरप्राइज, ये था इसके अंदर गुड न्यूज, क्योंकि अब आपके दो तीन टॉपिक बचे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और बॉर्न हेबर साइकिल। ये 4-5 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, इसके अंदर एक भी एक्सेप्शन नहीं, नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन। तो ये बात मुझे आपको बतानी, ठीक है। और अब आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा। ओके, तो चालू करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, द वेरी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इजी है, इसको शॉर्ट में अपन ईएन बुलाते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, मैं आपको एकदम डिस्कवरी से इसको पढ़ाता हूं, हिस्टोरिकली पढ़ाता हूं, ठीक है। ओके, सुनिएगा बच्चों, हुआ ये था कि दो कंपाउंड किसी ने लिए, दो कंपाउंड। क्या आपको पता है कि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? ये आपको पता होगा, या फिर मैंने आपसे कहा था पीरियोडिक टेबल का एक फैक्ट वाला पेज है, वो आप लोग याद करो। पीरियोडिक टेबल का एक फैक्ट वाला पेज है, पेज नंबर 42, उसके अंदर आपको ये फैक्ट मिलेगा। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। और बच्चों एक और कंपाउंड अपन ने लिया, आईसीएल। अपन ने दो कंपाउंड लिए आईसीएल, आयोडीन क्लोराइड बोलते हैं, ये भी एक कंपाउंड है। इसको भी अपन ने लिक्विड फॉर्म में लिया, इसको भी अपन ने किसमें लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया, ठीक है। ओके, अब अपन ने बच्चों एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन शब्दों से वाकिफ हो गया कोई? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्या सभी लोगों को ये शब्द पता होते हैं क्या? है ना, पता तो होते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन ने क्या करा, एक तरह के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और दोनों लिक्विड्स को ऐसे गिराया, दोनों लिक्विड्स को इन फील्ड्स के सामने से गिराया। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, दोनों को गिराया। मोहित दाग, मोहित दाग बेटा आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि और किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं है। मोहित दाग, योर इंटरनेट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, नो अदर स्टूडेंट is having this problem, so है ना। ओके, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा लैग हो सकता है या वीडियो का इश्यू हो सकता है, आज एलएन प्लस ढंग से नहीं चल रहा है। और अपने अपने जो क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूं, क्लास में जितने बच्चे हैं, ओनली 10 to 15 पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम। क्लास के मैक्सिमम बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप 10 से 15 बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम 10 से 15 बच्चे ही हो आप लोग, जो लोग लिख रहे हो, यू आर ओनली 10 to 15 पीपल, दैट्स इट। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों का इश्यू आ रहा है, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। वरना सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स वुड हैव सेड, काफी बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि सारी चीजें ठीक है। हाँ, और आप ये नोट्स में लिखोगे बच्चों, यू विल राइट दिस इन नोट्स।
तो बच्चों ये देखा गया कि आईसीएल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये देखा गया कि आईसीएल इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हो रहा था। उसकी जो फ्लो बन रहा था ना, उसकी जो धार बन रही थी, जिसको आप बोल सकते हो धार, BR2 तो सीधा गिर जा रहा था, और आईसीएल जो धार है वो थोड़ी सी डेविएट हो रही थी, वो थोड़ी सी चेंज हो रही। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अब दिमाग में ये आएगा कि यार ये सारे तो हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, दीज आर ऑल्सो हेलोजन, ये तो सब हेलोजन है, तो ये तो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। भाई अगर ये सारे हेलोजेंस हैं तो इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम। ये सब तो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। BR2 हुआ, आयोडीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, दे ऑल हैव सेम प्रॉपर्टी। इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां से आंसर यहां से मिला कि अब अपन इसका मॉलिक्यूल बना के देखते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल बना के देखते हैं, है ना। तो ये बच्चों दोनों सेम साइज के एटम, है ना, ये सेम साइज के एटम है। और आयोडीन आपको पता ही है बड़ी साइज का है, और क्लोरीन थोड़ी सी रिलेटिवली छोटी साइज का है, ब्रोमीन से भी छोटा है क्लोरीन। आपको खुद को पता चल जाएगा, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, BR2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो? BR2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। और आईसीएल कैसे बना होगा? आयोडीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। यस और नो? अगर किसी को नहीं पता तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, राइट। ये देखिए, सभी लोग इतना तो जानते हो ना केमिकल बॉन्डिंग में कि कोवलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। सब थोड़ा बहुत कोवलेंट बॉन्ड जानते होंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर होता है ना। तो वही वाली बात है। अब ये रहा वो दो इलेक्ट्रॉन, ये रहे वो दो इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर हो रहे हैं, ये रहे वो दो इलेक्ट्रॉन जो कि क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। यार जो लोग कह रहे हैं लैग हो रहे हैं, एक काम करता हूं, जो काफी लोग कह रहे हैं कि लैग हो रहा है, एक मिनट रुको, लेट मी चेक फ्रॉम माई साइड। एक मिनट, लैग हो रहा है क्या? हाँ लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। ये सही एग्री कि लैग हो रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ होगी। आई हैव टू डू अ स्पीड टेस्ट ऑन माई फोन। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ होगी, डोंट पैनिक।
Wait for 1 minute. Okay. ओके, आप लोग अब बताइएगा मुझे, सब लोग लाइव हैं? सभी लोग होस्ट पे चैट करके बताइए, सब लोग लाइव है? ओके। क्या अभी भी लैग हो रहा है क्या? प्लीज लेट मी नो कि रिलेटिवली ठीक है ना? रिलेटिवली ठीक है क्या? ओके, आई गॉट माई आंसर। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। नहीं, लैग तो अभी भी है, लैग तो अभी भी है। तो आई थिंक ये तो फिर पक्की बात है, ये एल एन प्लस का इशू, इट इज द इशू फॉर एल एन प्लस। क्योंकि मैं अभी तक मोबाइल नेटवर्क से लेक्चर लेता था, तो इस तरह का लैग तो उसमें भी नहीं देखा था मैंने। पर साउंड तो आ ही रही है ना? क्या हम पढ़ सकते हैं आगे? साउंड तो आई थिंक आ ही रही है आप लोगों को, है ना? तो अगर साउंड आ रही है तो वी कैन कंटिन्यू, राइट? ओके, विल कंटिन्यू। अब सुनिए, मैं ये बोल रहा था बच्चों कि ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन सेम साइज के, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों ब्रोमीन सेम साइज के, ठीक है? और आयोडीन और क्लोरीन अलग अलग साइज के हैं। ये मुझे बताइए, कोऑर्डिनेट, ये कोवलेंट बॉन्ड तो फॉर्म हो गया है ना? कोवलेंट बॉन्ड तो फॉर्म हो गया। अब कोवलेंट बॉन्ड अगर फॉर्म हो गया तो मुझे ये बताइए कि कोवलेंट बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, क्या इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है यार? अब सुनो मेरी बात, अब नेट से, साउंड से रिलेटेड कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा। जिसको अगर प्रॉब्लम है वो क्लास छोड़ दे और रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, ठीक है? पर प्लीज साउंड से रिलेटेड, बफरिंग से रिलेटेड अब मुझे कोई मैसेज मत करो, क्योंकि मैं चैट अच्छे से देखता हूं। प्लीज डोंट मैसेज मी रिगार्डिंग द चैट, द साउंड और एनीथिंग। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, यू कैन लीव द क्लास एंड सी द रिकॉर्डिंग,
ठीक है, अदरवाइज मैनेज। ओके, या तो मैनेज कर लो या फिर क्लास छोड़ लो, रिकॉर्डिंग आप लोग देख लो। ओके, मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे? मेरे हिसाब से तो करेंगे। ऑब्वियस बात है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे, यस और नो? करेंगे, है ना? एवरीबॉडी अग्री? जो दोनों एटम के न्यूक्लियस है, ये अपने आप में एकदम फ्रेश टॉपिक है बच्चों, पहली बात तो मैं बता दूं, ये अपने आप में एकदम फ्रेश है। जो अपन अभी तक आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे देखते आ रहे थे ना, ये वैसा नहीं है, ये अपने आप में एकदम फ्रेश टॉपिक है और थोड़ा सा मजा आएगा, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे। Br2 के अंदर दोनों ब्रोमीन के भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे, और ICl के अंदर आयोडीन और क्लोरीन दोनों के न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हो ये रहा है, अब ये हो ये रहा है कि जब दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों तरफ अट्रैक्ट होगा। अब बात ये है कि दोनों ब्रोमीन में 4-4 शेल है। जब आप ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, दोनों के अंदर 4 शेल्स है, यस और नो? दोनों में 4 शेल्स है, पर आयोडीन में 5 शेल है, और क्लोरीन में 3 शेल है। क्या ये बात आपको पता है? जब आप ब्रोमीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके अंदर टोटल 4 शेल मिलेगी, ठीक है? और आयोडीन और क्लोरीन में, आयोडीन में 5 शेल मिलेगी, क्लोरीन में 3 शेल मिलेगी, ठीक है? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द इलेक्ट्रॉन पेयर will be attracted by equal force from both sides, है ना? क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस 4-4 शेल पीछे, इस बात को आप समझिएगा। ब्रोमीन के केस में दोनों का न्यूक्लियस, भाई इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कौन करेगा? न्यूक्लियस। दोनों का न्यूक्लियस 4-4 शेल दूर है। दोनों का न्यूक्लियस कितना दूर है? 4-4 शेल दूर है। पर वहीं आईसीएल के अंदर बच्चों, क्या सेम दूरी है क्या न्यूक्लियस की? क्या आईसीएल में दोनों के न्यूक्लियस की दूरी सेम है क्या? नहीं है। यहां पर जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है वो ज्यादा नजदीक है, जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है वो ज्यादा नजदीक है, आयोडीन का न्यूक्लियस ज्यादा दूर है। आयोडीन का न्यूक्लियस क्या है? ज्यादा दूर है। तो यहां पे हम कहेंगे द इलेक्ट्रॉन पेयर will be more attracted, will be more attracted by nucleus of chlorine, nucleus of chlorine than the nucleus of iodine. Hence, अब इससे होता क्या है बच्चों? इससे होता क्या है? There is slight या small shift of electron pair towards chlorine atom. अब इससे हुआ क्या कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो पहली बात तो हेंस, तो यहां पे नो शिफ्टिंग, और यहां पे ब्रोमीन वाले केस में नो शिफ्टिंग टुवर्ड्स एनी एटम। इलेक्ट्रॉन वहां पे एकदम बीच में रहेगा। Br2 में
जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो एकदम बीच में रहेगा, और आईसीएल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का न्यूक्लियस नजदीक निकला, क्योंकि क्लोरीन का न्यूक्लियस क्या निकला, नजदीक निकला। सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? तो उससे हुआ क्या बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इससे हुआ ये कि आईसीएल बॉन्ड में, कि आईसीएल बॉन्ड में क्लोरीन पे आपको देखने को मिलता है डेल्टा नेगेटिव, आईसीएल में क्लोरीन पे देखने को मिलता है डेल्टा नेगेटिव। अब डेल्टा नेगेटिव क्या होता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आपको क्लोरीन में देखने को मिलता है, और आयोडीन पे आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव चार्ज, और आयोडीन पे आपको क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी एक तरह से आयोडीन से इलेक्ट्रॉन छिन गए, एक तरह से आयोडीन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड छिन गए। अब पहले तो ये बात समझिए, कोवलेंट बॉन्ड है होता कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड होता कैसा है, इट इज लाइक अ बिजनेस डील। बिजनेस डील, मान लीजिए कि कोई बिजनेस आपको खोलना है और उस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगते हैं। इसको यूं समझिए, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस खोलना है और आपको 10 लाख रुपए लगते हैं, तो 10 लाख रुपए दो लोग मिलकर लगाना चाहते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है कि एक इन्वेस्टर को 5 लाख लगाने पड़ते हैं, दूसरे इन्वेस्टर को 5 लाख लगाने, एक को 5 लाख और दूसरे को 5 लाख लगाने पड़ते हैं। एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भैया ये जो कंपनी है इसमें तेरा भी 50% शेयर है, मेरा भी 50% शेयर है। ये कंपनी ना तो सिर्फ तेरी है ना सिर्फ मेरी है, क्योंकि इसमें मेरा भी आधा पैसा लगा है, तेरा भी आधा पैसा लगा है, और ये एक तरह का बॉन्ड साइन होता है जिसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। एक बॉन्ड साइन होता है कि इसमें आधा हिस्सा तेरा आधा हिस्सा मेरा। सभी लोग समझ पा रहे हो ना? तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख, 5-5 लाख रुपए लगाए दोनों ने। अब मजेदार बात यह है कि वो प्रॉपर शेयरिंग यहाँ पे हो रही है, वो जो प्रॉपर बिजनेस जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, जहां पे वो जो 10 लाख रुपए हैं वो दोनों के हैं, वो इसके भी है और इसके भी है। ये 10 लाख रुपए प्रॉपर दोनों तरफ बट रहे हैं या दोनों के हैं। पर आईसीएल में क्या हुआ, आईसीएल में जो क्लोरीन बिजनेस पार्टनर था वो साला दुष्ट निकला। आईसीएल में जो क्लोरीन बिजनेस पार्टनर है वो थोड़ा सा दुष्ट निकला। उसने क्या करा, ये 10 लाख रुपए थोड़े से अपनी ओर खिसका लिए। इसने अब ये जो 10 लाख रुपए हैं ये अपनी तिजोरी में बंद कर। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन अब हिस्सेदार नहीं रहा, हिस्सेदार तो अभी भी है, बिजनेस अभी भी उसका है, पर थोड़ा सा उसका हक, बिजनेस पे हक चला गया। आयोडीन का थोड़ा सा हक मारा गया, क्लोरीन का थोड़ा सा शेयर डाउन हो गया। आप इसको यूं समझिए, आयोडीन ने अपने शेयर बढ़ा लिए। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि क्लोरीन था छोटा, उसका न्यूक्लियस था नजदीक, क्लोरीन था छोटा, उसका न्यूक्लियस क्या था, नजदीक। तो साले ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खिसका लिए, और ऐसा लग रहा है कि आयोडीन के पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं। कैसा लग रहा है कि आयोडीन के पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसलिए अपन अपन क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव दे रहे हैं और आयोडीन पे क्या दे रहे हैं, डेल्टा पॉजिटिव दे रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, इट इज नॉट आयोनिक बॉन्ड। क्या सभी लोग आयनिक बॉन्ड समझते हो क्या? अगर मैं आपको आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल दूं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, NaCl। आयनिक बॉन्ड का कोई एग्जांपल दीजिए, NaCl। NaCl इज आयनिक बॉन्ड। यहां पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2,8,1 होता है, और यहाँ पे 2,8,7 होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो?
तो क्या मैंने वहां पे आईसीएल में -1 और +1 लगाया? क्या मैंने आईसीएल में -1 और +1 लगाया? नहीं लगाया। मैंने आईसीएल में -1 और +1 नहीं लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर थोड़ी हुआ है। अरे यस और नो, इलेक्ट्रॉन कोई कंप्लीट ट्रांसफर थोड़ी हुआ। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में क्लोरीन ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खिसका लिया। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ क्या खिसका लिया, अपनी तरफ क्या कर दिया, खिसका लिया। तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल बॉन्ड। व्हाट वी कॉल इट, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज, इट इज नॉट कंप्लीट -1, इट इज पार्शियल चार्ज। इसको और इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल चार्ज। बट हाँ, अब मैं आता हूं सारी बातों को, अब मैं सम अप कर रहा हूं। तो बात चालू हुई थी कि ये क्यों डेविएट करा, ये क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हुआ, इसकी धार जो है, इसका फ्लो जो है, why it got deviated by electric field, because this molecule was charged, because this molecule was what, charged, and this molecule is not charged। इसलिए ये सीधा गिर गया, इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए ये सीधा गिर गया। बट आईसीएल में चार्ज डेवलप हुआ था, इसलिए ये मुड़कर गिरा। और ये जो चार्ज डेवलप हुए, ये चार्ज डेवलप क्यों हुए, क्योंकि क्लोरीन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसका लिया। क्योंकि क्लोरीन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसका लिया, इसी को बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या सभी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फील आई क्या? इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खिसकाने वाली प्रॉपर्टी को, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो क्लोरीन ने अपनी ओर खिसकाया, इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। हम यह कहेंगे कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, क्योंकि जब आयोडीन और क्लोरीन में बॉन्ड हुआ तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खिसका लिया। अरे बोलो, समझे? ठीक है। और इस वजह से ये मॉलिक्यूल अब पोलर मॉलिक्यूल बन गया। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का सीधा सा मतलब समझिए, विद चार्जेस। इसका सीधा सा मतलब समझिए, इट इज विद चार्जेस। इसमें चार्जेस डेवलप हुए, इसलिए विद चार्जेस। ठीक है, ओके। और ये वाला जो मॉलिक्यूल था, Br2 जो मॉलिक्यूल था, इट इज नॉन पोलर। इट इज नॉन पोलर बिकॉज विदाउट चार्ज, यहां पे कोई चार्ज डेवलप ही नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोला, ये है। ठीक है, ओके। तो बच्चों, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख कर दे रहा हूं, डेफिनेशन देख लीजिए आप। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द, एक बार आप डेफिनेशन पढ़िएगा और मुझे बताइएगा समझ गए क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन ऑफ shared pair of covalent bond। और एक बार सभी लोग समझ गए क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज ए टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड से जनरेट होता है, उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो बच्चों, अब एक बात क्लियर हो गई, एक बात यहां से क्लियर हो गई कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये कोवेलेंट बॉन्ड करने वाले मॉलिक्यूल में ही देखी जा सकती है।
पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो प्रॉपर्टी है जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा वहीं पे आप इस प्रॉपर्टी को पहली बात तो देख सकते हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी और इस प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर है, दिन रात का अंतर है। क्योंकि याद करिए वहां पे आप लोग क्या कंडीशन लेते थे, आइसोलेटेड गैसेस एटम। आप वहां पे क्या कंडीशन लेते थे, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता था नॉन बॉन्डेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता था, नॉन बॉन्डेड। पर यहां पर तो बॉन्ड जरूरी है, यहां पर तो बॉन्ड चाहिए, बगैर बॉन्ड के आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख नहीं सकते। तो बहुत दिन रात का अंतर हो गया उस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में। और मैं आपको डिफरेंसेस भी लिखूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मैं डिफरेंस भी लिखूंगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। ठीक है, ओके। अब ये बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी किससे ज्यादा है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो मान लीजिए तीन मैंने कंपाउंड लिया है ना, तीन कंपाउंड लिए हैं। हाउ हाउ कैन एनीवन डिसाइड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी कम है। तो पहली बात तो आपको अगर मैं मॉलिक्यूल्स दे दूं, मान लीजिए लेट सपोज थ्री एलिमेंट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैंने आपको इन तीनों एलिमेंट्स के कंपाउंड्स दिए और मैंने उन कंपाउंड्स के आपको चार्जेस बताए, चार्जेस, तो आप उस चार्जेस को देखकर ये पता लगा सकते हो कि कौन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज को देखकर। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं आपको चार्ज दे रहा हूं, ए पे यहाँ पे है डेल्टा पॉजिटिव और बी पे है डेल्टा नेगेटिव। ए बी मॉलिक्यूल में, बीसी मॉलिक्यूल में बी पे है डेल्टा पॉजिटिव, सी पे है डेल्टा नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब सीए बनेगा, सीए मॉलिक्यूल बनेगा, किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, आप लोग बताइए, आप लोग सोच के बताइए। तो आप इसको आप कैसे सोचोगे, हाउ विल यू थिंक अबाउट इट। सीधी सी बात है, जब ए और बी में बॉन्ड बना, हाँ काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शानदार, यस राइट आंसर, वेरी गुड। सीधी सी बात है, जब ए और बी में बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन कौन छीन के ले गया, इलेक्ट्रॉन कौन छीन के ले गया, ए और बी में जब बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन कौन छीन के ले गया, बी छीन के ले गया। तो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तभी तो छीन के ले गया। जस्ट लाइक यहाँ पे क्लोरीन पे अगर नेगेटिव है तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, इट इज जस्ट लाइक दैट, राइट, ओके। जब बी और सी में बॉन्ड बना तो कौन छीन के ले गया, सी छीन के ले गया, है ना। तो अब अगर सी और ए में बॉन्ड बनेगा कौन छीन के ले जाएगा। तो इसको आप यूं समझ सकते हो कि मान लीजिए जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है ना, तो मान लीजिए आपको आपके मोहल्ले के दादा ने पीट दिया, मोहल्ले में बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना, तो आपके मोहल्ले में आपको आपके मोहल्ले आपके मोहल्ले के दादा ने आपको पीट दिया, कूट दिया अच्छे से। ठीक है, आपका मोहल्ले का दादा बगल वाले मोहल्ले के दादा से पिट गया, जिसने आपको पीटा वो किसी और से पिट गया, उसको भी धोया किसी ने। तो सोचिए वो जो तीसरा बंदा है, अगर आपकी उससे लड़ाई होगी तो आपका तो मार मार के भूत बना देगा वो। अरे यस और नो, जिसने आपको पीट दिया उसको किसी और ने पीट दिया, तो अगर वो थर्ड पर्सन की आपसे लड़ाई हो गई वो तो आपको बहुत बुरा मारेगा, यस और नो। तो वही वाली बात है, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से तो ज्यादा है।
ए तो बी से कम था, ए तो बी से कम था और बी से ज्यादा सी है। ए बी से कम है और बी से ज्यादा सी है, तो सी और ए के मुकाबले में तो सी ज्यादा होगा ना। तो ये वाली बात, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बताना चाहूंगा। एक बात याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दी है, इसमें कहीं पे भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यू विल नॉट सी अ सिंगल एक्सेप्शन। बस चीजें समझते जाइए साथ साथ। जिगमेंट बेटा, मैं तब से आपका क्वेश्चन इसलिए अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि आपकी एक ही आदत है, आप पुराने हैंडआउट कभी ध्यान से नहीं पढ़ते। जिगमेंट आपका क्वेश्चन मैं तब से इसलिए अवॉइड कर रहा हूं, यू नेवर रीड द ओल्ड हैंडआउट्स एंड आई विल ऑलवेज इग्नोर योर डाउट इन द फ्यूचर क्लासेस। अगर आपका यही रवैया रहा, पुराने हैंडआउट देखेगा, आप जो पूछ रहे हो उसमें आपको उसका जवाब मिल जाएगा, और आपकी फ्यूचर क्लासेस में मैं कभी भी आपका डाउट नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं। ओके, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, जो कि अभी मैंने बताया था आपको। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। ठीक है, इट इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। एंड इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है, इट्स यूनिट इज रिलेटेड टू एनर्जी इट हैज नो यूनिट। अब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, है ना। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी पे डिपेंड नहीं करती। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मान लीजिए मेरे हाथ में बच्चों भी लिथियम का एटम, लिथियम का एटम है मेरे हाथ में, है ना। अब लिथियम का आइसोलेटेड गैसेस एटम मेरे हाथ में, इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। मेरे हाथ में लिथियम का एटम है और मैं उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये उससे एनर्जी रिलीज करेगा, ये इस प्रोसेस से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब मैं अभी अपने रूम में इसको इलेक्ट्रॉन दूं, मैं बाहर इसको बालकनी में इलेक्ट्रॉन दूं, या बाहर नीचे सड़क पे जाके इलेक्ट्रॉन दूं, क्या ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, क्या वो एनर्जी कभी चेंज होगी क्या? विल दैट एनर्जी चेंज अपॉन द सर्कमस्टेंसेस? मैं इसको एनर्जी कहीं पे भी दूं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, वो जो इलेक्ट्रॉन लेकर एनर्जी देता है वो उतनी ही देगा। इट इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। सभी लोग समझ गए क्या? वो वैल्यू फिक्स है, आप कहीं पे भी उसको इलेक्ट्रॉन दो, वो वैल्यू क्या है, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ईच एलिमेंट इज फिक्स, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। पर बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, मैं किससे इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, आप इस बात को समझिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में बोलूं तो मैं इलेक्ट्रॉन किससे छीनूंगा, तो मैं, हो सकता है मान लीजिए मैं हाइड्रोजन हूं, या मैं मान लीजिए मैं फ्लोरीन हूं, या मैं क्लोरीन हूं, मान लीजिए मैं क्लोरीन एटम हूं, मेरा नाम है क्लोरीन एटम।
मैं किसी से इलेक्ट्रॉन छीन भी सकता हूं और किसी से इलेक्ट्रॉन छिनवा भी सकता हूं। कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिससे मैं इलेक्ट्रॉन छीन के ले आऊं, पर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो मुझसे इलेक्ट्रॉन छीन ले, है ना। तो इसलिए इट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी, इट इज व्हाट, रिलेटिव प्रॉपर्टी। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, यूनिट होती है ना। तो ये है बात। अब आइए क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या होती है, ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे मैंने कहा था, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी या बढ़ेगी, उसमें आप कभी भी आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा, अभी मैं लिखवा रहा हूं, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप खुद इसको पढ़ते जाइए और आई थिंक आप खुद समझ सकते हैं। आप खुद अगर पढ़ते चलोगे इन पॉइंट्स को, आप आई थिंक खुद ही समझ सकते हो। ओके, तो क्या बोला मैंने, ऑब्वियस बात है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। सीधी सी बात है। अभी आयोडीन और क्लोरीन में किस चीज का फर्क था, जेड इफेक्टिव का ही तो फर्क था भाई। इसके अंदर कम शेल है, तो जो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है ये ज्यादा है ना। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा मिलेगी। सभी लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या, कि जेड इफेक्टिव के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अरे यस और नो, बिल्कुल। डाउन द ग्रुप जाने से शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा तो वही वाली बात आ गई, आयोडीन और क्लोरीन वाली बात आ गई। जिसमें शेल ज्यादा होंगे उसका न्यूक्लियस शेल से ढका हुआ है भाई। उसका न्यूक्लियस है, आयोडीन का जो न्यूक्लियस है वो शेल से इलेक्ट्रॉन से ढका हुआ है। इलेक्ट्रॉन से ढका हुआ है तो काय का अट्रैक्शन मिलेगा। और जिसका न्यूक्लियस
कम शेल से ढका हुआ है, जिसको कम शेल से कवर किया गया है, उसका आसानी से अट्रैक्शन होगा। उसका अट्रैक्शन क्या होगा? आसानी से होगा, है ना। तो ये वाली बात। हाँ, एटॉमिक रेडियस से भी देख सकते हो। मुदित अग्रवाल, यू आर राइट। मुदित अग्रवाल, यू आर राइट बेटा। और एक बहुत ही जो गोल्डन स्टेटमेंट है, जिसको देखकर मजा आ जाएगा आपको, थर्ड स्टेटमेंट गोल्डन स्टेटमेंट है कि भैया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, इसके अब केसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सभी लोगों से मैं वापस से बोलूंगा कि आई वुड आस्क ईच एंड एवरीवन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको 2-3 तरफ से पढ़ के आनी है। होमवर्क में आपका अभी अपलोड कर रहा हूं, जस्ट वेट। आपको होमवर्क में साथ ही हैंडआउट के साथ ही अपलोड कर रहा हूं। इसके अंदर आपके इसके सवाल हैं। किसके सवाल है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सवाल है बच्चों। तो ये मैं आपके हैंडआउट में डाल रहा हूं।